ब्लॉक नंबर 3 में चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। तो जो यादृच्छिक रैंडम निर्देशन, ये 8.2 वाली हेडिंग है ना, ठीक है, इसमें दोस्तों सवाल कभी नहीं आता यहाँ से। ठीक है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है इस चैप्टर में, जो स्टैटिक डेटा होते हैं, स्टैटिस्टिक एक दोस्तों अलग ब्रांच होती है जिसके अंदर डेटाओं, जो डेटा होते हैं, फैक्ट होते हैं, संख्याएं होती हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है और एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। ये सब जो ब्लॉक नंबर 3 है ना, ये स्टैटिस्टिक यानी कि सांख्यिकी से संबंधित है। तो इसके अंदर 8.2 नहीं पढ़नी है, 8.3 भी नहीं पढ़नी है। यहाँ से मैं जो बता रहा हूँ वैसा करो। क्या आ सकता है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य माध्यिका बहुलक, ये आपको 10वीं क्लास में भी दोस्तों सिखाए होंगे मास्टर ने। तो माध्य क्या होता है आपके पास में, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रखा हो, उसकी हेल्प से समझो। 156वें पेज पे याद कर लो या फिर लिख सकते हो अपने दिमाग के हिसाब से। देखो जैसे कि एक अलग अलग जगह है ना, अलग अलग जगह हैं, जैसे कि टोटल यहाँ पे 7 जगहों का जो पानी है उसका सैंपल लिया गया। ठीक है, उसका फ्लोराइड लेवल चेक किया गया। सबसे ज़्यादा फ्लोराइड कौन से सैंपल का है, तो सैंपल नंबर 6 में क्या मिला, 0.3 से लेकर 0.5 के बीच में फ्लोराइड का लेवल मिला था पानी के अंदर। फ्लोराइड क्या है, लवण होता है। लवण होता है जो कि अगर पानी के अंदर पाया जाता है तो पानी है वो प्रदूषित, पॉल्यूटेड हो जाता है। तो 7 अलग अलग जगहों से हमने अलग अलग सैंपल इकट्ठा किए हैं। 6वें सैंपल में 0.3 से 0.5 के बीच में आ रहा है। इस तरह से कोई भी डेटा ले सकते हो आप, मोटापे से संबंधित, हृदय रोग से संबंधित लिख सकते हो। तो अब माध्य कैसे निकालना होता है, माध्य किस तरह से निकालोगे कि भाई जितना अपने पास में डेटा है, जितना अपने पास में डेटा है बटे में अपन 2 कर देते हैं, वो उसका माध्य आ जाता है ना। जैसे कि एक क्लास के अंदर 50 नंबर का पेपर हुआ, किसी को 30 आए, किसी को 20 आए, 17 आए, तो सबका जोड़ दिया हमने। सभी संख्याओं को प्लस करना है बटे में। बटे में क्या लगाना है, उन संख्या कितने डेटा हैं उनकी संख्या लगानी है। जैसे कि 5 स्टूडेंट का मैं स्वास्थ्य चेक कर रहा हूँ तो 5 मैं बटे में लिखूंगा, और उनका स्वास्थ्य, जैसे कि मैं हृदय, हार्ट बीट उनकी देख रहा हूँ तो औसत हृदय गति मेरे पास में आ जाएगी। ये माध्य में लिखना, मीन इसको कहते हैं। माध्यिका देख लो, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला अपने को याद नहीं करना है याद नहीं करना है। तो माध्यिका कब यूज करते हैं अपन, किसी एक टेबल के अंदर, किसी एक टेबल के अंदर डेटा का औसत मान निकालने के लिए, कि इस वाले कॉलम के अंदर सबसे ज़्यादा बार डेटा कौन सा आ रहा है, वो माध्यिका बताता है। बहुलक क्या होता है, कोई भी डेटा अगर कोई अधिकतम संख्या में है, जैसे कि एक क्लास के अंदर उपस्थित विद्यार्थियों का वजन है, किसी का 56 है, किसी का 60 है, लेकिन अधिकतर है वो 56 आ रहा है, 56 56 56, तो उस क्लास का जो वजन का मापक है वो बहुलक कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 56 किलोग्राम। ये अपन 3 छोटी छोटी चीज़ याद रख सकते हैं। अपने को कोई कैलकुलेशन वहाँ पे नहीं पूछेगा, किसी भी तरह से एक पेज भर के आ जाना 5 नंबर के पेज में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख रखा है, ये फॉर्मूला तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा, मेरे को एक सवाल से ही बताना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं बताऊँ क्योंकि पहली बात तो एग्जाम में पूछेगा नहीं। विचलनशीलता के माप, प्रसार विचरण, प्रमाप विचलन, ये क्या होता है। अब देखो ये जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं ये आपसे कभी नहीं पूछे जाते, ना ही आपको कोई टेबल दी जाती है, क्योंकि गणित का पेपर थोड़ी है आपका। देखो सवाल क्या आता है, यहाँ से सवाल बनता है, वैषम्य, स्क्यूनेस, ये आ चुका है। इसके अलावा ये जो कुकुदता, जिसको अपन कर्टोसिस कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ये आ चुकी है 5 नंबर की। तो ऐसे ही सवाल आते हैं यहाँ से। तो वैषम्य में क्या होता है, जैसे कि ये 3 नीचे छोटे छोटे ग्राफ आपको बता रखे हैं, यहाँ पर एक पैटर्न बता रखा है, एक पैटर्न बता रखा है, राइट। तो यह वितरण में समरूपता की कमी का एक माप है। जब वितरण में केंद्रीय मान के नीचे और ऊपर समान मान होते हैं तब हम कहते हैं कि वितरण सममिति है। देखो आपको सममित स्थिति कहाँ पे नजर आ रही है, बिल्कुल सिमेट्री, जहाँ पर बाएं भाग देखने पर समान संख्याएं नजर आ रही हैं, समान गुण नजर आ रहे हैं, और दाएं देखने पर भी अपने को समान सा लग रहा है। तो देखो ये बीच में जो संरचना है ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल सममित है ना। तो हमें दिए गए ग्राफों में एक ऐसा ग्राफ चुनना है जो सममित हो, यानी कि दाएं तरफ से और बाएं तरफ से जो मान है वो बराबर आ रहे हों।
तो दाएं भाग को अपन दाएं वैषम्य कहते हैं और बाएं भाग को अपन बाएं वैषम्य कहते हैं, बस इतना ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जाम सूत्र भी बता रखा है। ठीक है, सूत्र कोई काम का है नहीं, अपना याद होना नहीं अपने को। ठीक है, वैषम्य याद रखो कि किसी भी अगर बीमारी का अपन अध्ययन करते हैं तो डेटा लेते हैं, तीन डेटा लेते हैं अपन, 3 ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ चुनते हैं जो कि सममित होता है। तो बाएं वाले को अपन बाएं वैषम्य कह देते हैं, लेफ्ट स्क्यूनेस, और राइट वाले को राइट स्क्यूनेस कह देते हैं। समझ में आ गया। ये कुकुदता कर्टोसिस क्या है? ये वितरण के आकार में चरमता का मापक है, यानी कि जब ग्राफ ऊपर की ओर मूव करता है तो उसका अधिकतम मान कितना आ रहा है वो उसकी कुकुदता कहलाती है। ठीक है, तो ये पीक पर इसका कितना मान आ रहा है सबसे ऊंचाई पर, वो कुकुदता कहलाती है। ठीक है, बस ये याद रखना है, इसके अंदर 2-4 अपनी तरफ से आप कैसे भी करके बस कुछ भी ग्राफ बना करके आपको लिख के आ जाना कुकुदता। किसी भी ग्राफ में अंदर जो चरम मान होता है उसी को कुकुदता कहते हैं, है ना। ऊंचे शिखर पे जो संख्या स्थित होती है, जो वितरण स्थित होता है, इस तरह से अपने को याद रखना है। इसके अलावा सार्थकता परीक्षण, इसको स्किप करो आप, क्योंकि ये किताब के अंदर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको स्किप करो, एग्जाम के अंदर आता है तो भी वहाँ पे स्किप करना। सार्थकता परीक्षण चांस कम है। चांस किसके ज़्यादा है? वैषम्य के ज़्यादा है, कुकुदता के ज़्यादा है, और ये जो अभी बताया है आपको माध्य का ज़्यादा, माध्य का आ भी चुका है। आगे चलते हैं अपन, और कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो है डेटा दे रखे हैं, फॉर्मूला दे रखे हैं, तो फॉर्मूला याद भी नहीं होंगे, कोई सवाल की पूछेगा भी नहीं हमसे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये सूत्र दे रखे हैं स्टैंडर्ड एरर, तो यहाँ पे नमूनों के अंदर जो डेटा लिखे होते हैं उसके अंदर एरर निकालने का हम काम करते हैं, लेकिन ये कोई पूछता नहीं है अनुपात परीक्षण। ठीक है, क्योंकि पूछेगा तो भी स्किप करना, उसको अटेम्प्ट मत करना, 8 में से 5 ही करने, ध्यान रखना। माध्य परीक्षण टी टेस्ट देख लेते हैं एक बार, ये आ चुका है, बार बार टी टेस्ट आ चुका है, 5 नंबर का ही आ चुका है, वापस से आ सकता है। होता क्या है, हमारे पास में बहुत सारे माध्य होते हैं, हमारे पास में बहुत सारे माध्य, यानी कि जो बीच वाला मान होता है वो होता है हमारे साथ में। और एक अगर कोई पेशेवर चिकित्सक है, कोई डॉक्टर है, तो उसके पास में खुद का एक काल्पनिक माध्य होता है। जैसे कि मान लो डॉक्टर किसी शहर को देख के ही बता देता है, किसी मोहल्ले को, कि यहाँ पर इस तरह के जो रोगी हैं वो उपस्थित होंगे। ठीक है, उनकी संख्या इतनी होगी, उसके पास में खुद का एक काल्पनिक माध्य होता है। और एक होता है रियल वाला माध्य, यानी कि उन व्यक्तियों की संख्या देखी गई, ठीक है, उनका वजन वगैरह मापा गया, राइट। तो यहाँ पे काल्पनिक माध्य और प्रतिदर्श माध्य की तुलना करते हैं अपन। प्रतिदर्श मतलब जो सैंपल में हमने लिए हैं और जो सोचा था पहले वो काल्पनिक माध्य होता है, उसके बीच की तुलना करते हैं माध्य परीक्षण अथवा टी टेस्ट में। तो जब नमूना का आकार बड़ा होता है और शून्य परिकल्पना सच होती है तो परीक्षण मान सामान्य वितरण का अनुसरण करता है और परीक्षणों को जेड परीक्षण के रूप में जाना जाता है। अब इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर कैसे लिखना है, देखो नंबर उसी के आते हैं, स्मार्ट बच्चा वही है, इस कठिन सी बात को आसान शब्दों में लिख सकता है। जब सैंपल का बड़ा साइज होता है और शून्य परिकल्पना सच होती है। शून्य परिकल्पना का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमने सोचा था बिल्कुल वैसी ही बात निकली जो अभी सैंपल में निकल के आ रही है। तो परीक्षण मान सामान्य वितरण का अनुसरण करता है, ये बात यहाँ पे रट लो यार। छोटे नमूने के साथ परीक्षण मान की सामान्य धारणा अच्छी नहीं, इस मामले को हम विशेष वितरण का उपयोग करके स्टूडेंट टी वितरण कहा जाता है। जैसे टी टेस्ट को छोटे बड़े नमूने के लिए लागू किया। हाँ, अपने मन से और क्या चीज़ें लिख सकते हैं अपन। देखो ये जब नमूने का आकार बड़ा होता है और हमारी परिकल्पना सच होती है तो परीक्षण मान सामान्य वितरण का अनुसरण करता है, ये बात थोड़ी सी रट लो आप। इसके अलावा लिख सकते हैं कि छोटे और बड़े सैंपल के लिए टी टेस्ट करवाया जाता है। टी टेस्ट काल्पनिक माध्य और प्रतिदर्श माध्य, यानी कि वास्तविक माध्य और काल्पनिक माध्य के बीच की तुलना यहाँ पे की जाती है। अब एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे कि हीमोग्लोबिन जिसको हुआ है, ठीक है, रोग हुआ है, तो उसके 2 नमूने लिए, हमने 2 नमूने लिए और यहाँ पे हम काल्पनिक माध्य और प्रतिदर्श माध्य की बात अपन करते हैं और अंतर देखते हैं। उसके लिए फॉर्मूला बता रखा है, याद हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो नहीं होगा ये, ठीक है। ये नहीं होगा गाइस,
ये मानक विचलन है, एस का मतलब मानक विचलन है यहाँ पे। तो ये सब याद मत रखो, इसमें उलझोगे आप। तो टी टेस्ट में बस इतना याद रखना कि काल्पनिक माध्य और वास्तविक माध्य के बीच की तुलना की जाती है। छोटे और बड़े सैंपल इसके अंदर लिए जा सकते हैं। हीमोग्लोबिन जैसे रोगों के लिए ये कारगर साबित होती है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसमें जीवन की घटनाओं को, बीमारियों को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है टी टेस्ट में। ये आपको अपने मन से लिखनी है, ठीक है, इसमें अंत में लिखा भी है। तो इम्पोर्टेंट क्या है चैप्टर नंबर 8 में? टी टेस्ट है, टी टेस्ट है, और ये आपका वैषम्य है, और कुकुदता, कुर्टोसिस है। अभी बताया था कुकुदता क्या होती है, भूल गए? कुकुदता किसी भी ग्राफ के अंदर जो चरम मान होता है उसी को कुकुदता कहते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें शिखर के ऊंचे मान पर स्थित मूल्य को ही मान लिया जाता है कुकुदता, ये सब है। वैषम्य आप जान गए कि नीचे दिए गए ग्राफ में कोई सममित ग्राफ अपने को देखना है, उसका बायां भाग बायां वैषम्य, दायां भाग दायां वैषम्य, है ना। और माध्य बताया मैंने, माध्य माध्यिका। चैप्टर अपना कंप्लीट है। अब इसको समझने के लिए मतलब प्रॉपर है ना नोट्स बनाने पड़ते हैं, और सवाल की सहायता से समझना पड़ता है ये सब, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, नंबर अपने आ जाएंगे। 5 नंबर का होगा तो कम से कम 3 नंबर तो आ जाएंगे, तो काम हो जाएगा अपना। चैप्टर नंबर अपन 9 पढ़ेंगे अब, चैप्टर नंबर 9।